गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए क्लास शुरू हो गया है, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। हाँ, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ क्लियर है आप लोगों के यहाँ? ठीक, आवाज़ जा रही है? बिल्कुल। चलिए देखिए, हम लोग वर्णमाला आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्याकरण की पहली क्लास है तो वर्णमाला से ही शुरू होगा। पूरी क्लास जो है क्रम से होगी और आपको पढ़ना उतना ही है व्याकरण में जितना यहाँ पे लिखा जाएगा। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जहाँ से प्रश्न बनेगा केवल वही, ठीक है, उतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। वर्णमाला, बात तो वर्णमाला से पहले जो होती है ध्वनि होती है। तो वर्णमाला से पहले हम थोड़ा सा ध्वनि की बात कर लें। ध्वनि, देखिए ध्वनि और ये वर्ण, जो ध्वनि है वह मौखिक रूप से है। जो हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें जो आरंभिक जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है आवाज़ का, ध्वनि का, वही ध्वनि एक छोटा सा, ठीक है। ये क्या है, ये मौखिक है, लेकिन जब इसी को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है, ठीक है। और जब तक उसको हम लिखते नहीं है, जैसे हम क्या अ अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या है, ध्वनि है। लेकिन अगर उसे हम लिख दे तो लिखित रूप को हम क्या कह देते हैं, वर्ण कह देते हैं, ठीक है। ध्वनि यानी कि मौखिक रूप से है, यानी जिस वर्ण को हम क्या करते हैं, केवल और केवल बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम केवल और केवल क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी मौखिक रूप से होती है। और जब लिखित रूप में कर देते हैं तो वर्ण हो जाती है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम ध्वनि की बात देख लेते हैं। और वर्णमाला, वर्णमाला जो है इसी वर्णों के, अब जितने वर्ण हैं हमारे पास सभी का जब व्यवस्थित एक क्रम कर देंगे सीरियल नंबर से तो वो क्या हो जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि समझ गए। ध्वनि जो है हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें की जो छोटी से छोटी इकाई कोई भी हो सकती है। जैसे हम कहें, पूरी भाषा की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल जैसे हम कहें आ, चाहे मुख से कोई भी आवाज़ निकले, ठीक है, उसमें का एक आरंभिक छोटा सा मूल, ठीक है, जिसका खंडन ना हो सके, जिसको अब तोड़ा ना जा सके, वही क्या है, वही ध्वनि है। यानी कि कोई ऐसी बात हम बोले जिसका अब टुकड़ा नहीं किया जा सकता और वो मौखिक रूप से रहे, वह क्या है, ध्वनि है। जैसे हम कहें लेकिन हम कहें कि कहाँ, तो हमने कहा कहाँ, तो कहाँ का क्या है, टुकड़ा हो सकता है, एक क हो सकता है, एक ह हो सकता है, आ की मात्रा हो सकती है, कहाँ, इसका टुकड़ा हो गया, ये भी ध्वनि है, मौखिक रूप से ध्वनि है, लेकिन क्या है, ये मूल ध्वनि नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ध्वनि का मतलब कि जिसको हम तोड़ ना सके, यानी एकदम छोटी से छोटी इकाई जिसको हम तोड़ ना सके, ठीक है। और मौखिक रूप में रहेगी तो ध्वनि, लेकिन वही लिखित रूप में हो जाएगी तो वर्ण है। और उसी लिखित रूप को हम एक सिस्टम से, एक व्यवस्थित पद्धति से क्या कर दें, लिख दें, तो वो क्या बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है, ठीक है, वर्णमाला बन जाती है। तो चलिए हम धीरे धीरे पहले ध्वनि के बारे में जानते हैं, फिर वर्ण और उसके बाद वर्णमाला, ठीक है। तो ध्वनि, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि क्या है, आधारशिला मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई शब्द का निर्माण होता है तो उसका ये क्या है, आधार है। तो ध्वनि शब्दों की क्या है, आधारशिला है।
ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की क्या है? आधारशिला है। इसके बिना किसी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं जिसके बिना दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ, जिसके बिना शब्दों की कल्पना ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। यानी ये एक क्या है? आधार है। किसका आधार है? शब्दों के। किसी शब्द का निर्माण जो है ध्वनि के आधार पे ही होता है। ठीक है, तो ध्वनि शब्दों की क्या है? आधारशिला है, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें, और क्या कह सकते हैं इसको। जब हम आ को क्या करते हैं? अपने वाग इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं, तब यह क्या कहलाती है? ध्वनियां कहलाती है। यानी कि जब हम आ, ई आदि छोटी ही लिख लीजिए सीरियल नंबर से, डॉट 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 जो भी है, ठीक है, आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रियों, मतलब जो जहां से हमारी आवाज क्या होती है? निकलती है। ठीक है, वाग इंद्रियों यानी बोलने के लिए जो इंद्री बनाई गई है, ईश्वर ने बनाया है, प्रदान किया है, उस इंद्रियों से जब हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, जब मनुष्य की वाग इंद्रियों ठीक है, जब मनुष्य की वाग इंद्रियों द्वारा आ आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनियां कहलाती हैं। अगर व्यक्त नहीं होते हैं तो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यही मतलब हुआ ना, तब यह ध्वनियां कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि मौखिक रूप में इसका एक ही शब्द में अगर अर्थ देखें तो मौखिक रूप में आ या क ख ग घ चाहे जो भी है, इनका उच्चारण अगर मौखिक रूप से है, लिखित नहीं हुआ तो ध्वनि कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लिखित हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वर्ण कहलाएगा। कहलाती हैं तथा, अब यही में उसको भी लिख देते हैं, तथा इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, बस ध्वनि है। ध्वनि का मतलब क्या हो गया? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, एक पॉइंट बना, जिसके बिना शब्दों की कल्पना करना नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अ आ ई उ क का क ख ग घ जो भी है आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, तथा इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगर ये लिख दिए जाए तो फिर क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं।
ठीक है। और वर्ड को हम क्या कह लेते हैं, वर्ड को हम क्या कह लेते हैं, अब मान लीजिए हमने जो बोला उसका कुछ ये सिंबल है, लिखा हुआ क्या है, सिंबल है, तो वर्ड को हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को हम क्या कहते हैं कि भाई ये ध्वनि के लिए क्या है, सिंबल है, एक चिन्ह है, तो वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड को हम क्या कह लेते हैं, तो ध्वनि चिन्ह भी कह लेते हैं। और देखेंगे अगला पॉइंट और देख सकते हैं, दिखाई दे सकता है या मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? थोड़ा सा कमेंट आप लोगों का देख लें, बहुत देरी से देखे ही नहीं। अच्छा, मुख से निकलती हुई हवा का वह सपोट उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कमेंट करेंगे क्या ये बात समझ में आ रही है जो लिखा गया है? ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, ठीक है, जब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, और देख लीजिए इसकी क्या विशेषता है। तो ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है। ध्वनि क्या करने में आती है, तो केवल इसको बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी चाहे तो बन सकता है कि ध्वनि बोलने और सुनने, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, ठीक है। ध्वनि क्या करने में आती है, बोलने और सुनने में आती है, लेकिन जो वर्ड होते हैं, लेकिन वर्ड लिखने, पढ़ने, पढ़ने तथा लिखने, पढ़ने तथा को छोड़िए और लगा दीजिए, और यहाँ पर लिखने, पढ़ने और देखने में भी आती है। भाई लिखा रहेगा तो दिखेगा भी, तो कह रहा है कि लेकिन वर्ड क्या करने में आता है, लिखने, पढ़ने और देखने में आते हैं। समझ गए? देखिए ध्वनि जो है वो बोलने में आती है, उसको बोल सकते हैं, और कोई उसको सुन सकता है, यानी सुनने में भी आती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। लेकिन जो वर्ड होता है उसे लिखने में लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे ध्वनि और वर्ड में अंतर। ठीक है, आगे देखेंगे लघुतम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे थोड़ा सा। लघुतम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? लघुतम वाग ध्वनि को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ड कहते हैं। देखिए ध्वनि में और वर्ड में बस इतना ही अंतर है कि जो वर्ड है वह ध्वनि है। ठीक है, जो वर्ड है वही ध्वनि है, बस वो मौखिक रूप में है, और जब वो लिखित रूप में हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है,
वर्ण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं, ये आलोक जी स्वर नहीं कहेंगे, आलोक स्वर नहीं कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण और स्वर में अंतर होता है। ठीक है, स्वर जो है, स्वर भी वर्ण है। स्वर क्या है? एक प्रकार से वर्ण है, वो वर्ण का भेद है, प्रकार है। ठीक है, स्वर नहीं कह सकते। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ण पर आते हैं। ये हमारी हो गई क्या? ध्वनि। ध्वनि के बारे में इतना ही जानना था। ठीक है, तो लघुत्तम वाग ध्वनि को, यानी लघुत्तम यानी छोटी सी छोटी जो वाग ध्वनि, जो बोली गई ध्वनि है, उसी को हम क्या कह लेते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुई? आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचते हैं वर्ण पर। धैर्य रखेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, बस घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। अन्य समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं वर्ण पर। ठीक है, पहले लिखित हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपको जब लिखेंगे उदाहरण क ख ग घ भी आएगा, घबराइए मत। अभी स्टेप को समझिए केवल। ठीक है, क्या नहीं सर, क्या नहीं समझ में आया? दीपा जी, कहाँ समस्या आ गई? कमेंट करेंगे। अब आते हैं वर्ण पर। देखिए, वर्ण अब वर्ण की हम बात करें। ठीक है, कमेंट करिए कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल माने क्या होता है? जड़। ठीक है, मूल माने क्या होता है? एक प्रकार से जड़। जड़ का मतलब वृक्ष का जड़ नहीं, जड़ का मतलब कि अब वो अंतिम बिंदु है, उसको अब तोड़ करके या खंडित नहीं किया जा सकता। अब वो अंतिम यानी मूल है उसका। ठीक है, मूल है। जैसे हम कपड़ा ले लिए और कपड़ा ले लिए, उसके बाद उसको एकदम चिथड़ा चिथड़ा करके उसमें का एक छोटा सा धागा निकालेंगे तो ये कहेंगे ये कपड़े का क्या है? मूल है। ठीक है, तो मूल का मतलब कि अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो। अब इसका खंड हो ही नहीं सकता। अगर खंड होगा, जैसे हम कहें कि अगर उसका खंड हो जा रहा है तो फिर वो मूल ध्वनि नहीं है, यानी वो वर्ण नहीं है। ठीक है, वर्ण वही है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम कह दें वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे अगर हम देखें, जैसे में क्या लिख सकते हैं? क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। अ आ क ख डा 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 डट इत्यादि आदि तक जा सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? सब वर्ण है। सब क्या है? वर्ण है। इत्यादि। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी उसका टुकड़ा करना क्या हो?
कठिन हो, मुश्किल हो। कठिन और मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो। कठिन और मुश्किल का मतलब क्या है? नामुमकिन में और मुश्किल में अंतर होता है। बताएंगे क्या अंतर होता है? हम कहें नामुमकिन है, फिर कहते हैं कि मुश्किल है, तो क्या अंतर बन रहा है? इन दोनों शब्दों में क्या अंतर बनेगा? कमेंट करिए। भ्रांतिमान कहां भ्रांतिमान बन गया? यहां पे। अच्छा, ठीक, हाँ बिल्कुल। अगर नामुमकिन लग गया तो नामुमकिन का मतलब होता है कि उसको वो कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुश्किल वाला क्या है कि भाई मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा। ठीक है, मुश्किल है। तो मुश्किल में और नामुमकिन में यही अंतर है। तो ये क्या कह रहा है कि जो वर्ड है उसका खंड क्या है? नामुमकिन है, यानी ना हो। ठीक है, नामुमकिन कह रहा है। अर्थात क्या अर्थात भाई? अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो। अब देखिए आसान भाषा में, जिसके टुकड़े न हो सकते, नहीं हो सकते, लिखिए सेंटेंस बैठ जाए, नहीं हो सकते, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, कामा, वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि इतना ये छोटा पहले से ही हो चुका है कि अब ये छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि अब छोटा उसे नहीं किया जा सकता, तो वही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। ठीक है, और अक्षर बड़ा है या वर्ड बड़ा है? आप लोग ये बताइए, या दोनों बराबर है? कमेंट करिए। तो अक्षर और वर्ड, एक अक्षर है और एक क्या है? वर्ड है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? चलिए, अच्छा आंसर आ रहा है कि बराबर है, बराबर है। ठीक है, आंसर आ गया बराबर है, लेकिन ये गलत है, बराबर नहीं है। जो अक्षर है वो बड़ा होता है। ठीक है, वर्ड के अक्षर का खंड हो सकता है। जैसे हम कह दें कि क का मतलब होता है कि क अधन अ, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है। इसका खंड हो गया कि नहीं हो गया? इसका टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? इस क को हमने दो भागों में बांट लिया कि नहीं बांट लिया? आप लोग ये बताएं हमको। इस क का हमने दो टुकड़ा बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन अब इसे तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो यही वर्ण है। ठीक है, यही क्या है? वर्ण है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कहा जाता है कि इस वर्ण का उच्चारण बिना अ का संभव नहीं है। इस वर्ण का उच्चारण यानी क
क जो लिखा गया है इसका उच्चारण बिना अ का संभव ही नहीं है। कहते हैं कि उच्चारण करने में इसकी सहायता यानी इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो संभव नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हर जगह अब इसको बार बार ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब इसी को मान लिया जाता है कि चलो ठीक है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा बड़ा रूप है। ये अक्षर क्या है? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बड़ा रूप है। बात समझ में आया? किससे? वर्ण से। वर्ण से ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। हम लास्ट में जो है जब भाषा का क्रम लिखवाएंगे, ठीक है, तो वहां पर लिखेंगे कि सबसे शुरुआती पॉइंट क्या है, उसके बाद क्या है, फिर भाषा कब है। ठीक है, तो लास्ट में हम उसको लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल, पद से छोटा इकाई जो है वो क्या है? अक्षर है, बिल्कुल, और उससे से छोटा वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, बार बार बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न एक बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। ठीक है, ध्वनि भी आप कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनि और वर्ण ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बस अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि यह मौखिक होता है और यह क्या होता है? लिखित होता है। अंतर बस इतना ही है कि यह क्या होता है? मौखिक होता है और यह लिखित होता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बाकी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अक्षर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला एक प्रश्न बनता है कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। एक ये भी प्रश्न बनता है कि जो हिंदी विषय है हमारा, जो हिंदी भाषा है, विषय नहीं भाषा, उस हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी में मूलतः कुल 52 वर्ण है। ये प्रश्न बनता है, एकदम याद रखिए, 52 वर्ण है। अब आपसे प्रश्न ये कर दूं कि व्यंजन कितने हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? हाँ, ये आप पॉइंट याद रखिए। हिंदी में मूलतः कुल 52 वर्ण है। यदि आपसे प्रश्न बने कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो केवल और केवल आपको बताना है 52। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। हिंदी में जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या 33 है। बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 33 है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब इन्हीं 52 वर्णों का, ठीक है, इन्हीं 52 वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये जो 52 वर्ण है, इन्हीं 52 वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, जो ये 52 वर्ण हैं, अब इनको अगर इधर का उधर लिख दें तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कब कहलाएंगे? जब इनको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। ठीक है, अब ये ना कि यहाँ अ लिख दिए,
फिर यहाँ क लिख दीजिए, यहाँ ग लिख दीजिए, यहाँ ख लिखिए, यहाँ आ लिखिए। ठीक है, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है, इधर का उधर है। ठीक है, तो जब ये व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो इनको वर्णमाला नहीं कहेंगे, चाहे पूरा, जबकि हम बावनों का बावनों लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर उधर लिखें तो वो क्या है, वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। वर्णमाला तभी कहा जाएगा जब वो व्यवस्थित समूह में होगा। ठीक है, उसका क्रम क्या होगा, व्यवस्थित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जब वर्णमाला वर्ण पढ़ रहे हैं तो फोकस आप लोग वर्ण पे करिए। ठीक है, शब्द पे मत करिए, इधर उधर करेंगे कंफ्यूज रह जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे समझे में नहीं आया। हम लोग जब वर्ण पढ़ रहे हैं तो पूरा आप दिमाग वर्ण पे लगाइए केवल। ठीक है, जब शब्द पढ़ा जाएगा, शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, वो चीज अलग है। अभी शब्द मत बनाइए, अभी क्या देखिए, वर्ण देखिए केवल। ठीक है, नहीं तो यह भी समझ में नहीं आएगा, वो भी समझ में नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट देखिए, अब इन वर्णों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया है, बांट दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर वर्णों को या उच्चारण के आधार पर इनके लिख दीजिए, इनके दो भेद हैं। इनके मतलब किनके, वर्णों के। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, हमने इनके लिख दिया, इनके मतलब किनके, वर्णों के। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर इनके दो भेद हैं। कौन कौन है भाई, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। दो ही भेद है, तीसरा कोई भेद नहीं है। ठीक है, दो ही भेद है, तीसरा कोई भेद नहीं है। वर्णों के केवल दो भेद है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। यहां तक बात समझ में आई? तब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, कुल 52 वर्ण है। इन 52 वर्णों को जब हम व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो वर्णमाला बन जाते हैं। ठीक है, और इन 52 वर्णों को जो है उच्चारण के आधार पर दो भागों में क्या कर लिया गया है, बांट लिया गया है। एक भाग उसका स्वर कहलाता है, दूसरा भाग उसका व्यंजन कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम पहले भाग की ओर चलते हैं। पहले भाग की ओर चलते हैं, स्वर पर। ठीक है, स्वर पर चलते हैं। स्वर किसमें आएगा, ये सब वर्ण हैं, लेकिन वर्ण जो है दो प्रकार के हैं। पहला उसमें है स्वर। अब आते हैं स्वर, तो स्वर को देखते हैं, स्वर आखिर क्या है। तो हमने उच्चारण के आधार पर बांटा है ना, तो उच्चारण के आधार पर बांटा है तो परिभाषा भी हम उच्चारण के आधार पर ही देंगे। ठीक है, क्या देंगे, जिन वर्णों का उच्चारण 52 वर्णों में से, देखिए कुल 52 वर्ण है, और 52 वर्णों में से जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के मतलब क्या, स्वतंत्र हो, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के
तथा तथा बिना किसी दूसरे तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के यानी कोई बाधा नहीं आएगी तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए, ठीक है, कोई सहायता नहीं है, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अगर उच्चारण हो जाता है तो ऐसे वर्णों को हम क्या कह देते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जब हम 52 वर्णों का उच्चारण करते हैं और उनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, न कोई अवरोध आता है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कह देते हैं? स्वर कह देते हैं। लेकिन जब अवरोध आता है और किसी वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है तब हम उसे व्यंजन कहते हैं। यानी उच्चारण के ही आधार पर हमने बांटा है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर इनको बांटा गया है। क्लियर हुआ? अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यह पॉइंट हो गया। एक प्रश्न आपसे बनता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? अब 11 में से ऐसे कितने हैं जो स्वर हैं? अरे सॉरी, 52 में से। अब टोटल हमारे पास 52 वर्ण है ना। अब इन 52 में से ऐसे कितने हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? तो हमको पता चला कि 52 में से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हैं 11। वो कितने हैं? 11। 11 को हम जो है स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? यही बनेगा। अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा क्या कि हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है। अब भाई हमने क्या किया? 52 वर्णों का जितने वर्ण थे 52 टोटल, उन सभी का उच्चारण किया। जब उच्चारण किया तो हमने देखा कि 11 वर्ण उसमें ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर कोई भी बाधा सामने नहीं आ रही है और उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता भी नहीं ली जा रही है। ठीक है, कितने के उच्चारण में? तो 11 वर्णों के उच्चारण में। तो हमने कह दिया कि तब भाई 11 ही क्या है? स्वर है। तब 11 ही क्या है? स्वर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे अंग और अ, तो भाई इनको सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इनको सहायता लेनी पड़ती है। और किशोरीदास बाजपेयी ने तो यह भी कह दिया कि अंग और अह जो है न तो व्यंजन है और न ही क्या है? स्वर है। लेकिन बाद के विद्वान बहुत लोग हैं जो वो मानते हैं कि जो अंग और अ है वो व्यंजन में आते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है? व्यंजन है, वो लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, ये जो है विवादित प्रश्न है तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, और बनेगा तो यफ बन जाएगा।
परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं। अब इन 11 को जो है हमने फिर डिवाइड किया। 11 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो, या यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। अब देखिए 11 में से कुछ मूल हैं। 11 में से क्या है, कुछ मूल हैं, जिनको हम कहते हैं हर्ष स्वर या फिर मूल स्वर। ठीक है, 11 वर्णों में से कुछ वर्ण क्या है, जो स्वर है 11, उनमें से जो है कुछ मूल हैं, जनक हैं। ठीक है, मूल स्वर या हर्ष स्वर, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। 4 मूल स्वर या हर्ष स्वर कितने हैं, 4 है। कौन कौन? तो देखेंगे, अ है, ई है, ऊ है, री है। ठीक है, अब ये बताएंगे, एक यह भी आता है, लिरी। तो ये बताएंगे ये स्वर है, व्यंजन है, या फिर क्या है ये लिरी क्या है? चलिए कमेंट करिए। आप लोग लिरी भी देखे होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। ये संस्कृत का स्वर है, ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। ठीक है, हिंदी में नहीं चलता है। ठीक है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता था, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में नहीं होता है, इसीलिए यहां लिखने का इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो देखिए, मूल स्वर या हर्ष स्वर, मूल स्वर कहिए चाहे हर्ष स्वर कहिए, ठीक है, या लघु स्वर कहिए, इसको लघु भी कह सकते हैं। तो मूल स्वर, हर्ष स्वर कुल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? आ नहीं हो सकता, ध्यान देना, आ नहीं होगा, और इसका बड़ा वाला रूप भी नहीं होगा, इसका भी बड़ा वाला रूप नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये नहीं हो सकता, ये लघु नहीं है। अब देखिए, लघु और स्मॉल, अरे लघु और दीर्घ, लघु और स्मॉल तो अंग्रेजी में अंग्रेजी और हिंदी एक ही बात हो गई। ठीक है, अब देखिए, दीर्घ और लघु की बात अगर हम करें तो कैसे डिसाइड करते हैं? इसका डिसाइड ऐसे होता है, जैसे हम कहें कि जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में, ये भी उच्चारण के ही आधार पर है, तो जिनके उच्चारण करने पर, बोलने पर कम समय लगे, जैसे हम कहें अ, लेकिन आ बोलेंगे तो आ थोड़ा ज्यादा समय हो जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वही मूल स्वर कहलाते हैं और वही हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके उच्चारण करने पर डबल समय लगता है, क्या लगता है? डबल समय, दुगना समय लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे मूल स्वर या हर्ष स्वर, इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। अब आगे बढ़ते हैं
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है बताएंगे, कमेंट करिए। प्रश्न ये बना है, दीर्घ स्वर की संख्या बताइए आप लोग। चलिए, दीर्घ स्वर की संख्या बताइए। चलिए, तो यहां पर आंसर जो है तो देखिए, दीर्घ स्वर की संख्या जो है 7 नहीं है, 3 है, 3 है। दीर्घ स्वर की संख्या क्या है? 3 है। दीर्घ का मतलब क्या है? जिससे दीर्घ संधि बनती है, ध्यान दीजिए। 3 है। अ का आ हो जाएगा, अ प्लस अ इक्वल आ, ये दीर्घ है। दीर्घ का मतलब बड़ा रूप। ठीक है, संयुक्त स्वर को भी दीर्घ कह लिया जाता है, लेकिन हम जब विभाजन कर रहे हैं तो स्पष्ट विभाजन कहते हैं, तो दीर्घ स्वर यही है 3। ठीक है, वो संयुक्त है, वो एक दूसरे से मिलके बने हैं, अपना बड़ा रूप नहीं है। यहां अ जो है अपना बड़ा रूप देगा दीर्घ स्वर में, यानी अपने को क्या कर रहा है? बड़ा कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। ये अ ही क्या हो जा रहा है? यहां डबल हो जा रहा है, आ, तो दीर्घ हो गया। यहां ई क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी दूना समय, यहां दूना समय लगेगा, इसकी अपेक्षा दूना समय लगेगा। आ, यहां ई, और ये ऊ। इसका बड़ा रूप यही होता है। ठीक है, री का बड़ा रूप री ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है? री का जो बड़ा रूप है वो री ही रहता है, उसका बड़ा रूप री ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको लिखा ही नहीं जाता है। क्लियर है? अब आगे देखेंगे तीसरा। यहां दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं। तब तीसरा देखिए, तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त जब भी होगा अपने में नहीं होगा, वो एक दूसरे से होंगे। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो अपने में न जुड़े। ठीक है, जो अपने में जुड़ करके बनता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त क्या है? वो एक दूसरे से मिलेगा, आपस में नहीं। और द्वित्व वाले में क्या है? जो आपस में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या क्या है? 4 है। कौन कौन है तो देखते हैं। संयुक्त स्वर है 4। कौन कौन? तो है ए। अब ए कैसे बना, थोड़ा सा यहां दिखा देते हैं, फिर मिटा देंगे। ठीक है, ए कैसे बन गया? तो जब अ जो है ई से मिला, अ जब ई से मिला तो ए का निर्माण हो गया। ठीक है, अ जब किससे मिला? ई से मिला। और आ कैसे बना था? तो जब अ जो है अपना डबल किया तब क्या बना? आ बना था। ई जब अपना डबल की तो बड़ी ई बन गई थी, जिसको हम बड़ी ई कह लेते हैं। कहते हैं बड़ी का मतलब क्या है? यही डबल हो गई है। ठीक है, दीर्घ। क्लियर है? अब यहां मिटा देते हैं, सभी को दिखाएंगे बाद में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। तो संयुक्त स्वर, उसके बाद ए हो गया, और कौन हो गया? तो ए हो गया, और कौन हो गया? ओ हो गया, और कौन हो गया? तो औ हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्वरों का वर्गीकरण हो गया। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसे बन चुका है। पहले जो है हम लोग दीर्घे में पढ़ लेते थे सब लोग, सातों को। ठीक है, और आज भी ये भी दीर्घ है। जब मात्रा काउंट करेंगे तो मात्रा हम लोग काउंट करते हैं तो लघु और गुरु दो ही बताते हैं कि एक लघु है और एक क्या है? गुरु है।
तो इस पर मात्रा एक एक काउंट करते हैं, इस पर 2 और इस पर 2। ठीक है, 2 से ज्यादा कोई मात्रा होती नहीं है, तीसरा मात्रा नहीं होती है। लेकिन उच्चारण करने पर इसमें जो है 2 गुना ही समय इसको भी माना जाता है, क्योंकि 2 वर्ड इसमें जुड़ते हैं, लेकिन बदल बदल के जुड़ते हैं। ठीक है, एक और स्वर आता है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3 की तरह बनाते हैं, उसमें 3 गुना समय लगता है, लेकिन ये संस्कृत में आता है, हिंदी में नहीं आता है। जैसे हम लिखते हैं ना ओम, ओम नहीं लिखते हैं, ओम। तो जब ओम लिखते हैं तो यहां यह प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में यह सब प्रयोग होते हैं, हिंदी में ये सब नहीं प्रयोग में आते हैं। ठीक है, हाँ, जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हिंदी में केवल इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, अब मात्रा के आधार पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब तो हमने स्वरों का विभाजन कर लिया, लेकिन मात्रा के आधार पर हम लघु और गुरु करेंगे। ठीक है, लघु और गुरु 2 भागों में बांटेंगे। देखिए, स्वर को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। जब स्वर कहेगा तो आप 3 भाग बांटेंगे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन जब मात्रा की बात करेगा तो 2 भागों में हम बांट लेंगे, तीसरा वही प्लुत स्वर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी मात्रा है, स्वर तो है नहीं, संस्कृत में उसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है थोड़ा मात्रा देखते हैं। मात्रा कहते किसे हैं? मात्रा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? मात्रा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? चलिए देखते हैं जवाब कहां से आता है। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। उच्चारण में लगने वाले समय को, बिल्कुल, बहुत अच्छा, उच्चारण में लगने वाले समय को, यानी जो स्वर हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं और उसमें जो समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में जो समय लगता है उसी समय को हम क्या कह लेते हैं? मात्रा कहते हैं। तो यहां मात्रा में लिखेंगे कि स्वरों के उच्चारण को, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब जब ज्यादा समय लगेगा तो बड़ी मात्रा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया, यानी ज्यादा समय ले रहा है तो मात्रा क्या हो गई? जो ज्यादा हो गई। तो मात्रा हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक लघु और एक गुरु। तो जब कम समय लगेगा तो हम लघु कह देंगे, और जब ज्यादा समय लगेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। ठीक है, गुरु कहेंगे, बड़ा बड़ी नहीं कहेंगे, समझने के लिए हमने कह दिया। और आप भी कह लेते हैं कि बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन उसको हम दीर्घ भी कह सकते हैं और गुरु कहेंगे, गुरु। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा के 3 प्रकार हैं। मात्रा के 3 प्रकार हैं। मात्रा के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? तो पहला है लघु, या जिसको हम कहते हैं ह्रस्व, यानी छोटा, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा कौन है? थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं तब। लघु या ह्रस्व, लघु या ह्रस्व।
इसमें सबसे कम समय लगता है। जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, तो इसमें सबसे कम समय लगता है। कम समय लगता है। तो देखिए, जब कम समय लगता है तो क्या हो गया, लघु हो गया। अब थोड़ा सा समय जब उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा समय जब बढ़ेगा, किसमें समय कम लगता है, उच्चारण में। ठीक है, यहां उच्चारण मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर लिख दिया गया कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो लघु मात्रा किसे कहेंगे, तो कहेंगे जिसमें सबसे कम समय लगे, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, वही तो लघु हो जाएगा। ठीक है, तो लघु स्वर, लघु या ह्रस्व उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ठीक है, तो इसमें सबसे कम समय लगता है। एक बात हो गई। तो ऐसे कौन कौन है, तो ऐसे हैं आ, ई, उ, सॉरी आ नहीं, आ यहां कैसे आ गया, अ, ई, उ और री। चार, केवल और केवल चार। अब हम बात करें दीर्घ का या गुरु का, जिसको आप कहते हैं गुरु या कह लेते हैं दीर्घ। दीर्घ कहते हैं या गुरु कहते हैं। मैं मात्रा की बात कर रहा हूं, स्वर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, जब आप मात्रा गिनते हैं ना, छंद जब पढ़ते हैं तो छंद में मात्रा गिनना पड़ता है। ठीक है, तो जब छंद में मात्रा गिनते हैं तो कहते हैं लघु है गुरु है, लघु है गुरु है, लघु है गुरु है। ठीक है, तो दो भेद आप देखते हैं वहां पर। तो इनका हम क्या करते हैं, लघु एक मात्रा काउंट करते हैं और इस पर क्या करते हैं, दो मात्रा काउंट करते हैं। ठीक है, तो गुरु भी कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, और इसको द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एक तो गुरु कह सकते हैं, दूसरा दीर्घ कह सकते हैं, या फिर द्विमात्रिक कह सकते हैं। ये सिंगल मात्रिक है, एक मात्रिक, और यहां क्या हो गया, द्विमात्रिक हो गया। ठीक है, इसमें दूना समय लगता है। इसमें कितना समय लगता है, दूना। इसमें दूना समय लगता है। ठीक है, इसमें कितना समय लगता है, तो दूना समय लगता है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी, हाँ ठीक है। अच्छा, इससे नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, दूना समय लगता है। ठीक है, तो ये कौन है, तो इसमें आते हैं हमारे सात। ठीक है, इसमें सात आ जाते हैं, सातों, बाकी सभी आ जाते हैं। कौन कौन यही लिख देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उधर लिख दूं, लगता है। अब यहां मैं क्या कर दूं, वो मात्रा लिख देता हूं। इसमें कौन कौन आएंगे, आ जाएगा, और कौन आएगा, तो ई आ जाएगा, और कौन आएगा, तो उ आएगा, री नहीं आएगा। अब इसमें कौन आएगा, तो ए आएगा, और ए आएगा, और ओ आएगा, और औ आएगा। ठीक है, जाने दीजिए, वहां नहीं गया, यहीं कंप्लीट हो गया। तो सातों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, इसको गुरु कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, या द्विमात्रिक कहते हैं। ये मात्रा के आधार पर है विभाजन। ठीक है, स्वरों का विभाजन नहीं है ये मात्रा के आधार पर है। बात समझ में आया, स्वरों का विभाजन ये नहीं है। क्लियर है, ये मात्रा का विभाजन है। हाँ, अब
अब इसके ऊपर लिखते हैं। एक है त्रिमात्रिक या जिसको हम प्लुत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लुत। तीसरा देखेंगे प्लुत या इसको हम त्रिमात्रिक कह देते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना। तो लिखेंगे इसमें 3 गुना समय लगता है। तीन गुना समय लगता है। इसमें जो है कितना समय लगता है? तो 3 गुना लगता है। हिंदी में मात्रा का भेद पूछेगा। मात्रा, हाँ 3 बताएंगे। ठीक है, चूंकि इसका प्रयोग अब हट गया है। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है हम संस्कृत से ही एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन जो ये प्रश्न आप किए हैं, ये प्रश्न बनेगा नहीं। अच्छा, 2 माने थे। ठीक है, तो 2 ही मानेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं। देखिए, ये चूंकि संस्कृत का है, ये प्लुत वाला जो है संस्कृत का है, चूंकि हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हिंदी में कभी भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होता है। ये जो प्लुत स्वर है ना, ये संस्कृत वाले वर्डों में आते हैं। लेकिन ये पढ़ा क्यों जाता है? तो जो संस्कृत का शब्द हम हिंदी में ले लिए हैं, जो संस्कृत का शब्द हम क्या किए हैं, हिंदी में ले लिए हैं, उसमें जो है ये अभी रहता है जस का तस। ठीक है, ठीक है, 2 मानिएगा, क्योंकि ये संस्कृत का है और हिंदी में जो संस्कृत वाला शब्द हूबहू उठा लिए हैं, तो उसमें ये प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। लेकिन वो है तो संस्कृत का शब्द और संस्कृत में ही प्रयोग होता है। चूंकि हिंदी में अब कभी भी इसका प्रयोग कहीं नहीं दिखेंगे। जो हिंदी का शब्द हो और उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया हो, आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, तो दो कहिएगा, कोई बात नहीं है, 2 मानिए, क्योंकि ये एक्चुअली संस्कृत का है। लिख देता हूं, नीचे भी लिख देता हूं, अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये प्लुत या त्रिमात्रिक है, इसमें 3 गुना समय लगता है और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग 3 बनाते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? 3 बना देते हैं। अब हिंदी में तो ये कहीं है नहीं, ये कहीं नहीं है। ठीक है, ये कहीं नहीं है, संस्कृत में है। अब 3 बनता था उसमें। ठीक है, ये जो मात्रा लगती थी, जब कोई चीज लिखा जाता था तो उसमें 3 बना दिया जाता था, प्लुत स्वर वाला मात्रा। ठीक है, चूंकि हिंदी में कहीं नहीं बनता है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें लिख दीजिए, इसका प्रयोग नोट करके लिख दीजिए। नोट में लिखेंगे, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। ठीक है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में नहीं, यानी हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। ठीक है, और संस्कृत में कहाँ होता है? तो एक ही 2 शब्द है जिसमें होता है। जैसे हम कर सकते हैं,
जैसे जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम, ओ आई 3 बना देते हैं और म बना देते हैं, ओम। ठीक है, वही प्रयोग होता है। लिख लीजिए इसको, जैसे ओम संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। तो आपसे जब प्रश्न बने कि हिंदी में जो है, अगर पूछ ले कितनी मात्राएं होती है तो 3 बता लेंगे, लेकिन अगर हिंदी लगा दे स्पेशल तो आप 2 ही लगाइएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी में होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया स्पष्ट कि इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। तो जब हिंदी में नहीं होता है तो हिंदी में हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, रुक गया, क्या बात है? यहां तक समझ में आया बात? यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक। चलिए, तो आगे अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्वरों का और कुछ देखते हैं गुण क्या है। तो देखिए, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से भी होता है और कुछ का नाक से भी हो जाता है। ठीक है, तो अनुनासिक हो जाता है, और क्या होता है? निर्नुनासिक। क्या होता है? निर्नुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, तो एक पॉइंट बनाएंगे कि हिंदी में स्वरों का उच्चारण, हिंदी में स्वरों का उच्चारण, हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अब यहां देखें तो अनुनासिक और निर्नुनासिक। अब एक आता है अनुनासिक, एक आता है निर्नुनासिक। तो अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वो नाक से भी होता है और मुंह से भी होता है, और निर्नुनासिक का जो है केवल और केवल मुंह से होता है। क्लियर है? अगर इनका उच्चारण करेंगे तो नाक का भी इस्तेमाल होगा और मुंह का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो केवल और केवल मुंह का प्रयोग होगा, नाक का नहीं। ठीक है, जैसे हम कहें अनुनासिक, कि अनुनासिक होता क्या है? अनुनासिक, तो इनका उच्चारण, इनका उच्चारण नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है।
चंद्र बिंदु वाले आते हैं। ये अनुनासिक में कौन आ जाता है? चंद्र बिंदु आ जाता है। एक मात्रा लगती है ना ऊपर, ये मात्रा की बात हो रही है, ठीक है। जिनको हम मात्रा लगाते हैं फिर उच्चारण करते हैं, तो नाक और मुंह दोनों से होता है, तो वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना गांव, गांव, तो उस पर जो मात्रा लगी है गांव, तो नाक से भी निकल रही है, मुंह से तो निकल ही रहा है, नाक से भी आ रहा है झन्नाहट, ठीक है, मुंह से होता है। और उच्चारण में, और उच्चारण में लघुता रहती है। क्या रहती है? लघुता। लघुता मतलब कि बहुत कम समय के लिए लघुता रहती है। जैसे हम कहें गांव, गांव, दांत, दांत, ये चंद्र बिंदु वाले हैं ना, यही अनुनासिक है। चंद्र बिंदु ही क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। आंगन, सांचा, तो इस प्रकार से शब्द आएंगे जो चंद्र बिंदु वाले लगते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मैं इसलिए कह दिया कि जो कभी कभी प्रश्न बनता है कि मतलब इनका उच्चारण क्या है, मतलब इनको क्या कहा जाता है, इस चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आपके दिमाग में रहे कि ये अनुनासिक है, ठीक है। और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है। क्लियर है? देखिए क्लास हम लोग की लंबी चल रही है, एक चीज़ और बस लिखेंगे और बाकी हम लोग कल से क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ ये जो छूट रहा है इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्लास हम लोगों की क्या होगी? बंद होगी। तो ये बात समझ में आया। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु वाले हैं, इनको हम फिर आगे फिर पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आगे फिर लिखेंगे कि अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है, ये दोनों को एक जगह कर लेंगे। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये तीनों को एक जगह देख लेंगे, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा सा बस ये कि अनुनासिक जो नाक और मुंह से दोनों से उच्चारित हो रहे हों, तो जैसे गांव शब्द लिखा है तो इसमें जो चंद्र बिंदु लगा है यही अनुनासिक है, कहने का मतलब ये रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं निरनुनासिक। तो इसमें क्या होता है कि जिनका उच्चारण जो है केवल मुंह से होता है, तो सभी का तो मुंह से होता है, केवल यही चंद्र बिंदु का ही क्या है? नाक और मुंह दोनों से होता है। बिल्कुल अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी का क्या है? सब निर्नुनासिक है, ठीक है, सब। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। निर्नुनासिक, ठीक है। अब इसमें निर जुड़ गया है, देखो ये ऐसे रहा होगा, ये कैसे रहा होगा? अनुनासिक, अनुनासिक, और इसमें क्या आ गया? निर, निर माने नहीं, निर माने क्या होता है? नहीं, तो ये निर, र में हलंत रहता है। अब ये र इसमें सटा और इसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया, तो नीर र हो गया, पूरा का पूरा र हो गया, और क्या हो गया? नुनासिक हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? सीधा इसी को लिख दिया, निर्नुनासिक, ठीक, ये हो गया निर्नुनासिक। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें सभी स्वर आएंगे, आपको आपके सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। लिखेंगे इनका उच्चारण केवल मुंह से होता है, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। इसमें नाक का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक है, नाक से होता ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं होता है, केवल मुंह से होता है। तो देखिए इनका उच्चारण केवल क्या होता है? मुंह से होता है। जैसे
तो जैसे में देख लीजिए, जैसे इधर इधर लिखा है तो इसमें जो ई है, यहाँ ई है, यहाँ अ है और यहाँ भी अ है। तो देखिए इनका उच्चारण हो रहा है तो नाक का इस्तेमाल नहीं होगा, ई केवल मुंह से, ध इसमें अ लगा है केवल मुंह से। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब कमेंट आप लोगों का मुझे दिखाई नहीं देगा, बैटरी हमारी मोबाइल का क्यों है बैठ गया है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे, जैसे इधर अ आ ई उ ए जो भी रहे सब के सब। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं, जैसे इधर हो गया, ठीक है, उधर हो गया, अकाल हो गया, घर हो गया, उधर हो गया, अकाल हो गया, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, बस चंद्र बिंदु न लगा हो। ठीक है, तो इधर हो गया, उधर हो गया, बिंदु नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हो गया, उधर हो गया, अकाल हो गया और घर हो गया। लेकिन देखिए अगर इस पे ऐसे कर देंगे, कंता, तो अब ये नाक से हो गया, चूंकि अनुनासिक तो नहीं है। ठीक है, अनुस्वार है और अनुस्वार पूरी तरीके से नाक से ही बोला जाता है, मुंह से नहीं होता है। ठीक है, ये अनुस्वार है और अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, केवल और केवल नाक से। ठीक है, तो कंता, ठीक, तो ये नहीं, ये होंगे इधर उधर, अकाल, घर, द्वार, बगीचा, बाग, ये सारे जितने शब्द हैं जो भी हैं जिसमें न तो चंद्र बिंदु लगा हो न बिंदु लगा हो। ठीक है, तो ऐसे सभी जो भी लिखा गया है इसमें जो भी वर्ण हैं, जो भी स्वर आएंगे वो सब के सब कैसे होंगे, निर्नुनासिक होंगे। क्लियर है? तो आशा है आप लोगों को जो हमने पढ़ाया, जो बताया, ये समझ में आया होगा, क्योंकि अब जो है मेरे मोबाइल में आप लोगों का कमेंट नहीं शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दूसरे में देखने के, टैब में देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे। हाँ, तो अब जो है कहाँ गया, मोबाइल बंद हो गई है तो इसीलिए जो है आप लोगों का कमेंट शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, अब कमेंट शो हो रहा है, ठीक, हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को, कोई दिक्कत इसको समझने में? ये बात जो हमने समझाया वो समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कल मिलेंगे और इसको, यह क्लास जो है अब अगली क्लास हम लोगों की साहित्य पे होगी, इसके आगे जो है हम लोगों की परसों वाली क्लास होगी। ठीक है, एक दिन के अंतर पर क्लास होगी। ठीक है, एक दिन साहित्य और एक दिन व्याकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे क्लास बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।